हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन साइंस ट्रेन विथ डॉक्टर आलम। और हम हाजिर हैं एक और टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लेके, जो कि कंडक्ट किया गया 20 अक्टूबर को 20-10-24 को एट बंद्रा कैरियर इंस्टीट्यूट, और इट वाज इन कोलैबोरेशन विथ neetprep.com। तो जो सिलेबस था वो 11th का जो शुरुआती सिलेबस है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, जिसपे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपको। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम जुपिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अरे धरती भी तो सूरज के चारों तरफ ही घूमता है, जुपिटर की जगह धरती ले ले तो क्या बदल जाएगा कुछ? द ग्रेविटी ऑफ द सन वेयर सम हाउ कट ऑफ। हालांकि ऐसे कट ऑफ हो नहीं सकता है, लेकिन अगर मान लो कि ग्रेविटी खत्म हो गया तब क्या होगा? जुपिटर वाज एट पॉइंट, चलो यहां पे है पॉइंट पी पे है, तो वहां से कैसा रास्ता अपनाएगा जुपिटर? ठीक है, ए बी सी डी 4 रास्ते दिए हुए हैं। तो जुपिटर या अर्थ सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा था? तो आप बोलेंगे कि यूनिवर्स में कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो चाहिए। ये फोर्स जैसे ही खत्म हो गया तो अब एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो कि v² था। ध्यान दीजिए, v² यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो एक और एक्सेलरेशन आ जाता। एनीवेज यहाँ पे आप यूनिफॉर्म लेंगे जब तक अलग से बोला नहीं जाए कुछ ऐसा। तो जैसे ही ये फोर्स खत्म, एक्सेलरेशन खत्म, तो बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगा और अपने पाथ पे आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। इनर्शिया का मतलब जो स्टेट ऑफ मोशन था वो मेंटेन रह जाएगा। अगर वो रेस्ट में होता तो रेस्ट में रह जाता, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता चला जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ जो डायरेक्शन था वो कांस्टेंट रह जाएगा और बी की तरफ चला जाएगा। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हम पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए ये चलिए कुछ नया लेते हैं। ये कान में का झुमका है, ठीक है, और ये थोड़ा डिस्टर्ब किया जाएगा तो ये ऑसिलेशन करने लगा, ये एम्पलीट्यूड के बीच। ये जब एक्सट्रीम पे है और उस समय अगर ये धागा कट हो जाए, जो स्ट्रिंग है वो कट हो जाए और एक्सट्रीम पे है बॉडी, तो ये किधर जाएगा? तो देखिए यहां पे तो सारे फोर्सेस जीरो हो गए थे तो अपने इनर्शिया में चला गया था। यहां पे सारे फोर्सेस जीरो नहीं है, तो यहां पे जैसे स्ट्रिंग कट होगा, ठीक है, एक्सट्रीम पे जब था तो ये रेस्ट में था। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब एक्सट्रीम पॉइंट पे है उस मोमेंट पे ये बॉडी रेस्ट में है, तो उस समय अगर कटा तो आप ये नहीं कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में ही रह जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स एक है। कौन है? तो नीचे mg है। तो आपको लगेगा कभी कभी कि उस समय कटा तो ऐसे गिरेगा कि ऐसे गिरेगा, कुछ इस तरह का पाथ तो नहीं लेगा। नहीं, वो पहले से रेस्ट में था और नेट फोर्स में एक ही फोर्स है जो नीचे है, तो ये सीधा नीचे ही गिरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां जहां जरूरत पड़े, आप जो लोग भी क्वेश्चन पहले नहीं देखे हो वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे ताकि आप बात समझ सके मैं क्या बोल रहा हूं। कंसीडर फिक्स्ड वेज। वेज मतलब एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जो एक तरफ से पतला हो और एक तरफ से चौड़ा हो, उसको वेज कह देंगे। तो इस वेज पे कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सारे सरफेसेस के लिए सेम है, और किसी बॉडी को एक बार इधर से ड्रैग करके ले जाया जा रहा है, कलर चेंज कीजिए,
इधर से ड्रैग करके ले जाके फिर वापस आया जा रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी है, एक बार ऐसे जाके एक बार ऐसे जाके। ठीक, तो कुछ वर्क डन की बात कर रहा है ये। द वर्क डन पूछा जा रहा है इसमें, वर्क डन इज, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का लिखा हुआ फिर बीच में भी आ गया है। एनीवेज लास्ट में जो पूछा जा रहा है वो ध्यान दीजिए, द वर्क डन इज। तो वर्क डन जो है बेसिकली ये जानना चाह रहा है कि आप इस बात को समझते हैं कि है कि नहीं कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड कब करता है कब नहीं करता है। तो जब कंजर्वेटिव फील्ड रहेगा, और कंजर्वेटिव फील्ड बोलते ही आपके दिमाग में दो तीन जो मेन फंडामेंटल फोर्सेस है वो आपके आ जाना चाहिए। टोटल 4 है, चारों कंजर्वेटिव है। ठीक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, आप प्रैक्टिकल पर्पज से दोनों अलग अलग बोलेंगे चलेगा, और बाकी 2 न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, ये तो कम से कम ध्यान रखेंगे, ये कंजर्वेटिव है। तो इसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम लिए हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, मतलब वर्क डन सेम होगा, चाहे आप केनहू से घुमा के लाए हैं। लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डिसिपेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। डिसिपेटिव नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एनर्जी बर्बाद करता है। ठीक, और नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है। आप इधर से आ रहे हैं तो कुछ और होगा, इधर से आएगा तो कुछ और होगा, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो एनीवेज बराबर नहीं हो सकता है वो तो क्लियर है। अब ये वैसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आमतौर पे आप गेस करेंगे तो कहेंगे लंबा पाथ के लिए लंबा वर्क डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दो स्टेटमेंट है, ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज मस्ट बी कांस्टेंट्स। ऐसा क्यों भाई? बहुत सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो खुद एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है उनको। हाँ, कई है जो कांस्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये F बराबर म्यू एन, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, इनका रेशियो लेंगे तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो कुछ कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, ठीक, लेकिन कुछ कांस्टेंट जो है वो प्रॉपर कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो कांस्टेंट नहीं है, प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटीज है। मोस्ट फेमस में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दो वेलोसिटी का रेशियो है। ठीक, तो ये किसी इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। और भी कई चीजें हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन, स्ट्रेन का ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम वाले का ये फेवरेट रहता है। ये डायमेंशनलेस है, डेल्टा एल बाई एल, ऊपर में भी लेंथ नीचे में भी लेंथ, डायमेंशन कुछ नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन इज अ प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। दूसरा, टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये क्या बात हुई? प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल अलग चीज है। डायमेंशन दो ऐसी चीजों का सेम हो सकता है जिनमें कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक, और कई बार नाता रिश्ता रहेगा भी, लेकिन उनको प्रोपोर्शनल होना ये सब कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अनरिलेटेड थिंग्स का भी हो सकता है सेम, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक, बिल्कुल ही अनरिलेटेड। देखिए ना, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो क्या डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा? ऐसे थोड़ी होता है। अब पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड traversing the diameter of a circle, a second particle moves with a constant speed along a chord which makes an angle with the diameter। इसमें कोई तस्वीर होनी चाहिए उस कॉर्ड का जो मिसिंग लग रहा है, मिसिंग लग रहा है। तो मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसमें एक तस्वीर है जो मिसिंग है, तो मैं बना देता हूं। ये रहा डायमीटर, यहाँ ए, यहाँ बी, ये फिगर मिसिंग था। ये यहाँ से चला यू से और एक बार थीटा एंगल बनाता हुआ
ऐसा चला, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा सर्किल के अंदर। तो आगे देखते हैं, और इधर से चला V से, मतलब इधर से भी आया और यहाँ V से फिर वापस वहीं पहुंच गया B पे। तो V बाई U पूछ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, दोनों में सेम टाइम लगा है, ये बात दे दिया, सेम टाइम फ्रॉम A टू B, चाहे इधर से जाए उधर से जाए। चलिए सबसे पहले अगर हम इसको x ले ले, इसको y ले ले, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाला डिस्टेंस x प्लस वाई होगा, ठीक है, और x प्लस वाई जो होगा, आप जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए s बराबर vt यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो s बराबर vt, तो इधर से तो v ही दिया हुआ है, टाइम t ले लेते हैं, और उधर से देखिए, तो उधर से डिस्टेंस है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यू टी। काम खत्म हो गया, डिवाइड कर दीजिए, काम निकल जाएगा। टी से टी काट दीजिए, भी बाई यू पूछ रहा है, भी बाई यू पूछ रहा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई और नीचे में एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इतना लिख के नहीं छोड़ रहा है, कुछ थीटा से कह रहा है रिलेशन बताइए। तो थीटा से रिलेशन ये बताएंगे कि आप देख रहे हैं एक बेस है और एक हाइट है और एक हाइपोटेनस ले लीजिए, ठीक, परपेंडिकुलर है, बेस है और एक हाइपोटेनस है, उस रिश्ते से कहने के लिए ये कह रहा है। तो अगर आपने इसको बी ले लिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बी है, एच है, बी है, एल है और एच है। तो वहां से ये वैल्यू सब डाल दीजिए, एक्स का वैल्यू साइन कॉस करके सब डालते जाइए, ठीक, बी बाई यू निकल जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एच है और ये एच को एक काम करते हैं, ये डायमीटर है ना, तो इसको डी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा और ये इधर डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब उन सबको उठा के यहां डाल दीजिए, एक्स को बोलिए क्या लिखे, पी कॉस थीटा प्लस वाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई को लिख देंगे डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और अंडर रूट ले लेंगे और इज इक्वल टू भी बाई यू हो जाएगा, ठीक। ये डी 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 बाहर आएगा, सारा डी कट जाएगा, ऊपर में कॉस थीटा और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू। अब एक भाषा में इनको ले आइए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये खत्म ही हो गया, तो इसलिए वी बाई यू बराबर, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, घबराइए नहीं, फाइनली आ गया घूमते फिरते। मैंने रेड कलर से लिखा है, शायद देखने में आपको परेशानी हो, तो मैंने जो बातें बोली है वो ध्यान रखिए और एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस बोर्ड पे रेड कलर में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बस चलती है ए से बी के बीच में,
100 किलोमीटर की दूरी है दो शहरों के बीच में, दो बस स्टैंड के बीच में। 6 बजे शुरू होता है और 6 बजे शाम तक बस चलता है। ए से जो चलता है टुवर्ड्स बी स्टार्ट फ्रॉम ए एट 6 AM, 6 बजे शुरू करता है, देयर आफ्टर वंस एवरी 30 मिनट। यहाँ से जो बस शुरू होगी, एक बार 6 बजे, एक बार 6:30 बजे, फिर 7 बजे, इस तरह से जाएगी, मतलब हर आधे घंटे पे बस खुलेगी। ऑन दी अदर हैंड दोज दैट प्लाई फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, उधर से जो चलता है वो भी 6 बजे शुरू करता है, लेकिन वो हर घंटे चलता है। मतलब ये 6 बजे चलेगा, फिर अगली बस 7 बजे, अगली बस 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस तरह से कुछ हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यात्रा में किधर से भी किधर जाने में, यात्रा में मतलब पूरे रास्ते में 2.5 घंटा लगता है। ठीक है, 2.5 घंटा लगता है। पैसेंजर एक पैसेंजर है जो बस पे चढ़ा 7 बजे सुबह ए से बी पे जाने के लिए। चलिए ये वाला टाइम कलर चेंज किया जाए, 7 बजे, 7 बजे, ये 7 बजे चढ़ा, ध्यान रखिएगा, 7 AM को बस पे चढ़ा, और जैसे वहां पहुंचा फिर अगली बस पकड़ लिया। ठीक, तो एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। एवरेज जब भी बोला जाए तो स्पीड है कि वेलोसिटी, ये दोनों पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई बार दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा। क्योंकि स्पीड को डिस्टेंस से मतलब है, जिसमें आना और जाना दोनों जोड़ा जाएगा, और वेलोसिटी को केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, बीच में कहां कहां गया था उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ए से चला था वापस ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। जाके आ भी गया, एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन स्पीड 0 नहीं होगा एवरेज। एनीवेज 7 बजे जब चला, 7 बजे चला तो ये 9:30 बजे वहां पहुंचेगा जी, 9:30 बजे यहां पहुंचेगा। क्या यहां से कोई बस 9:30 बजे खुलती है? नहीं, यहां से 9 बजे खुलती है, उसके बाद 10 बजे खुलती है। तो अगली बस पकड़ना है तो ये इसको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, और 10 बजे वाला बस ये पकड़ेगा और 2.5 घंटा लगा के 12:30 बजे पहुंच जाएगा यहाँ। 7 बजे चला था, 100 किलोमीटर चला, फिर 100 किलोमीटर वापस आया 12:30 में, टोटल 5.5 घंटे लगे हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी पूछता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जल्दी बोलिए, 200, टोटल टाइम कितना हो गया? 5.5 घंटा, तो 5.5 आवर्स। डिवाइड कर लीजिए, 35-36 के आसपास आना चाहिए। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट एक्स एंड वाई इज गिवन बाई इतना इतना जूल। ऑल क्वांटिटीज इनसाइड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, देखिए ये फेमस जो रिलेशन है वो है माइनस डी बाई डी एक्स। अगर वाई डायरेक्शन वाला लेना रहेगा तो माइनस डी यू बाई डी वाई, जेड वाला तो जेड वाला। तो सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप। यू दे रहा है 3x माइनस 4y, डी बाई डी एक्स इसका कर देंगे, और उसका डी बाई डी वाई कर देंगे। तो चलिए, तो जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा वो इसको आप डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, और वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा उसको करके निकाल लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ले लेंगे 3x, और y के लिए माइनस, और फिर उसके बाद एक और माइनस डी यू बाई डी वाई। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी में प्लस हो जाएगा, ये तो 3 ही रह जाएगा बाहर, ये एक्स एक्स कट जाएगा, डी एक्स डी एक्स, उधर भी वो ऐसा ही हाल होने जा रहा है, तो 4 रहेगा, लेकिन बस वो प्लस हो जाएगा, बस वो प्लस हो जाएगा। पार्टिकल इज मूविंग
along x axis with its position varying with time t दिया हुआ है. The ratio of its initial velocity to its initial acceleration is x दिया हुआ है, dx by dt करेंगे आप, dx by dt करेंगे. एक बार पहले इक्वेशन को मैं लिख दूं, अल्फा टी टू दी पावर 4 प्लस बीटा टी टू दी पावर 2 गामा टी प्लस डेल्टा. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और एक बार और करना होगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो कर दीजिए 4 अल्फा टी क्यूब, ये वेलोसिटी हो जाएगा 2 बीटा टी प्लस गामा, और वो तो जीरो हो जाएगा. अब फिर एक बार और कीजिए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, और फिर एक बार वो गायब हो जाएगा. तो ये मिल गया. इनिशियल बोल रहा है, दोनों इनिशियल बोल रहा है, तो टी का वैल्यू जीरो डाल दीजिए, जो आ जाए वो आंसर. प्रोजेक्टाइल है, मास m थ्रोन विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टोटल, यानी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, रास्ते में कहीं भी रहे बस mg ही तो लग रहा है उस पे, y डायरेक्शन में ही, और उसी की वजह से y डायरेक्शन का जो आप वेलोसिटी लेते हैं साइन थीटा, वही चेंज होता है, कॉस थीटा कांस्टेंट रहता है. एक बड़ा ट्रक है जो कि ट्रैवल कर रहा है, ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू साउथ विथ स्पीड v. ट्रक जा रहा है साउथ की तरफ, टक्कर हो रही है इसकी छोटा कार से, और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और दोनों v वेलोसिटी से जा रहा है. ये भी v वेलोसिटी और ये भी v वेलोसिटी से, इधर से कार आ रहा है v वेलोसिटी से. टक्कर हुई दोनों में, द कार मूव्स ड्यू ईस्ट. उसके बाद कार जो है इधर टक्कर के बाद कार इधर चल दी ड्यू ईस्ट विद द सेम स्पीड इट हैड प्रायर ऑन द कॉलेज. ठीक है, वही स्पीड है, लेकिन उधर चल दिया ना. पहले सारा के सारा मोमेंटम का मामला y में था, x में कुछ नहीं था, x में आ गया अभी. अब x में अगर पॉजिटिव आया है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से x में निगेटिव की तरफ भी आना ही होगा कुछ ना कुछ. तो ट्रक का एक कंपोनेंट, ट्रक भागेगा इधर ताकि उसका एक कंपोनेंट बैलेंस कर देगा किसको, ये वाले को, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. ठीक, तो केवल ट्रक का एक कंपोनेंट बच जाएगा जो नीचे की तरफ होगा, तो पहले वाला मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर हो जाएगा. तो इसलिए ट्रक को तिरछा भागना ही पड़ेगा. और ये वाला तिरछा कौन डायरेक्शन है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा. आप इसको साउथ वेस्ट बोले तब, या वेस्ट साउथ बोले तब. ठीक, साउथ वेस्ट. सिंपल पेंडुलम का बॉब है, इसको u वेलोसिटी दे दिया. व्हेन इट रीचेज अ हाइट, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड बताना है बॉब का जब ये पहुंचा कहां पे, 2l/3 above द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. हाँ देखिए, लास्ट में, लास्ट लाइन के कुछ लास्ट वर्ड में मामला फंस जाएगा. आप 2l/3 अगर यहां ले लेंगे तो गलत हो जाएगा कि इतना ऊंचा उठा है. नहीं, ये कह रहा है above द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब इसके भी ऊपर गया है, इसके भी ऊपर गया है. तो 2l/3 यहां पे आया है, 2l/3, और यहां से यहां तक तो l था ही. तो टोटल ऊंचाई कितना ये ट्रेवल किया है, तो आप कहेंगे 2l/3 प्लस l, जोड़ दीजिए 5l/3. इतना ऊंचाई तक गया है. ये वाला जो mgh पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा इसके वजह से, ये आया कहां से, तो ये यहां के काइनेटिक एनर्जी से आया. बस रिलेट कीजिए, काम खत्म. हाफ mu² यहां का काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, इसमें से इतना को घटा देंगे जो पोटेंशियल में बदल गया. ठीक है, तो mgh
इसको जैसे घटा देंगे तो जो बचल का है वो वहां का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर वहां के काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर कह दें हम, तो वहां का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और वहां का स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो बिना देर किए जल्दी जल्दी एम से सब कैंसिल हुआ। यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जी, एच का वैल्यू आया है 5L/3, 5L/3 और इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है। तो वहां का स्पीड पूछ रहा है। हाँ, तो कहां मिस हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था वहां पे दोनों को जोड़ के आएगा। हाँ, mgh को उधर ले जाएंगे, उन दोनों को जोड़ के आएगा। तो इधर किए तो माइनस किए तो g इंटू एच, जी इंटू एच कर दिए, यही कह रहा है ना। हाँ, अच्छा, इनिशियल स्पीड दे रहा है, वही तो कह रहा है, ये यही पे आंसर हो जाएगा जो है। सॉरी, ये दे रखा है, वरना क्योंकि ये तो u अलग हुआ, ये अलग हुआ, जब तक देगा नहीं कैसे काम चलेगा। तो इसलिए u इक्वल टू √4GL दे रहा है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4GL बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5GL डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। आ जाइए इधर, 2 को उधर ले लीजिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL माइनस 10GL बाई 3 ले लीजिए, नीचे एलसीएम 4 के 12, 2GL और यहां से स्क्वायर हटाइए, इधर रूट कीजिए, आंसर। आज ही बात की थे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ले रहा है तो कंजर्वेटिव होगा, आप किधर से भी पहुंचे वर्क डन सेम आएगा। हाँ, प्रोजेक्टाइल है मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, यू appears to move along the parabolic path, ठीक है, अरे पैराबोलिक ही जाएगा। The motion of this projectile is observed from a car moving at a constant speed v, जो v से इधर की तरफ जा रहा है, अरे धरती के अंदर जा रहा होगा, whatever, making an angle phi with the horizontal, it is observed that the projectile moves along a straight line। अच्छा, ये इसके नजर से देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, मतलब इसका जो कंपोनेंट है और इसका जो कंपोनेंट है दोनों एक ही जगह आके पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन ले लीजिए, v cos phi बराबर u cos थीटा। अगले क्वेश्चन में घोड़ा है जो वैगन को कार्ट को खींच रहा है, उसके सारे सामान के साथ F4 से लगा के वैगन को खींच रहा है आगे, F4 से लगा के, और वैगन आगे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो तुरंत आपको दिखाई दे रहा होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। और पूछ क्या रहा है, हाउ मच वर्क डन इन टाइम टीला, तो पावर जो होगा वो एफ वी हो जाएगा और वर्क डन जो हो जाएगा वो पी डेल्टा टी हो जाएगा, इसलिए एफ वी डेल्टा टी वर्क डन। तो गाड़ी को इतना कांस्टेंट स्पीड से ले जाने में घोड़ा को इतना काम करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, दो पार्ट बॉडी है ए और बी, मैं थोड़ा यहां पे बना दे रहा हूं, और बी एक्सेलरेशन
ए और इनिशियल वेलोसिटी यू ए, एक्सेलरेशन ए बी और इनिशियल वेलोसिटी यू बी। ठीक है, हाँ। अब देखिए कह रहा है कॉलम 1 में कंडीशंस दे रहा है और कैसा ग्राफ मिलेगा डिस्टेंस टाइम का वो पूछ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा। पहला में ए बराबर बी दे रहा है जो कि कुछ है, जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का बराबर है एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रहा है तो इसका मतलब है कुछ छूटा हुआ होगा। देखिए आगे वाले में दे रहा है, क्योंकि उसके बिना दिए हम ग्राफ कैसे सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है पहले वाला बहुत तेज से हो तो ये दूरी उतना तेजी से ना घटे, बहुत सारा बात हो जाएगा, बहुत नजदीक हो पहले से, वो स्लो हो, आगे वाला स्लो हो, पीछे वाला तेज हो, तब तो इसलिए इनको देना पड़ेगा। इसलिए जो दे रहा है उसको पहले देखिए। पहला वाला तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है, तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन दोनों में है, इसका ज्यादा है, लेकिन ये पहले धीरा था, ये पहले धीरा था, ठीक है, पहले धीरा था। तो क्या होगा कि जल्दी से, जब तेजी से एक्सेलरेट होगा तो जल्दी से आ जाएगा इनके पास, जल्दी से आ जाएगा इनके पास। तो जो डिस्टेंस उनके बीच है, जो सेपरेशन है, वो क्या होगा, तो पहले धीरा था, वो आगे वाला तेज था, इसलिए थोड़ा सा शुरू में दूरी बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? पीछे वाला एक्सेलरेशन फास्ट कर रहा है, लेकिन पहले वो स्लो है, तो जैसे ही चलना शुरू किया उस समय आगे वाला तो पहले से ज्यादा वेलोसिटी लेके बैठा हुआ था ना, तो इसलिए वो शुरू में आगे बढ़ जाएगा, तो सेपरेशन शुरू में बढ़ जाएगा। देखिए वैसा एक ही ग्राफ दिख रहा है, सेपरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद पीछे वाला जाके उसको कवर कर लेगा और उसके पास पहुंच जाएगा। अब कह रहा है दूसरे वाले का ज्यादा है, दूसरे वाले का ज्यादा है क्या, एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो कुछ नहीं, दूसरे वाले का ज्यादा है तो दूरी बढ़ता ही जाएगा, कभी घटने वाला मामला रहेगा नहीं। अच्छा, तो बढ़ते जाएगा, उसमें दो दिए हुआ है, ये और ये दोनों ग्राफ जब दोनों में बढ़ने वाला दिया है तो जरा देख लीजिए दोनों में फर्क क्या है, उसके हिसाब से सेट कीजिएगा। पहले वाला में जल्दी ही बढ़ जा रहा है, नीचे वाला में थोड़ा देर तक पहले सीधा जा रहा है तो बढ़ रहा है, क्लियर, जल्दी ही बढ़ जा रहा है ये वाला, तो जो जल्दी ही बढ़ जा रहा होगा, अब इन दोनों में जरा सोचिए वो क्या मामला होगा। जल्दी ही बढ़ जाएगा, ये जैसे पहले शुरू में दोनों सेम वेलोसिटी था, ये जस्ट बढ़ना ही शुरू कर देगा, ये जल्दी ही बढ़ने लगेगा। यहां ये एक्सेलरेशन ऑफ ए छोटा है बी से, और ये पहले से स्लो भी चल रहा है, तो ये तो और भी जल्दी बढ़ जाएगा, यू भी तेज है तो ये और ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको ले जाइए ऊपर, और जब उसको ले गए ऊपर तो ये बीच वाला यहां यहां, तो बच गया एक ग्राफ, और वो दे रहा है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे नहीं रहा है, एक्सेलरेशन कुछ दे रहा है, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे सेम मान ले और एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो ये जितना तेजी से बढ़ेगा उतना भी तेजी से वही बढ़ने लगेगा, सेपरेशन रहेगा सेम, तो वैसे केस में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और आगे कुछ तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं वो गिरते हुए ग्राफ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइक्लिस्ट स्पीडिंग विथ यूनिफॉर्म, हाँ साइक्लिस्ट चला रहा है, रेडियस दे दिया, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दे दिया, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें ना ही आपको देखना है कि वो कितना पे तिरछा होके गिरा चलेगा, ये मैक्सिमम पूछ रहा है, तो वो कितना भी टेढ़ा होके मुड़ने की कोशिश करे, साइक्लिस्ट बेंड करता है ना, सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम पूछ रहा है तो वो कितना भी बेंड करे, मैक्सिमम जो होगा वो इतना ही दे सकता है फ्रिक्शन, ठीक। और ये mv²/r, बात खत्म, m से काट दीजिए, मैक्सिमम जो आ रहा है देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सबका वैल्यू दे रहा है। अगला एक एरर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्क्रू गेज पूछ रहा है जिसमें सर्कुलर स्केल होगा, मेन स्केल होगा, तो सर्कुलर स्केल जो है इसका
100 डिविजन्स है, 1 मिलीमीटर में 100 डिवीजन करने का मतलब लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, इतना, ये लिस्ट काउंट हो गया LC। उसके बाद जब नापा जा रहा है तो सर्कुलर स्केल डिवीजन के पहले जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर रीड कर रहा है, मतलब इतना तो है ही। डायमीटर, एक तार का डायमीटर नापा जा रहा है, तो मेन स्केल डिवीजन पहले ही नाप चुका इतना है। अब सर्कुलर स्केल कितना दे रहा है देखिए जरा, सर्कुलर स्केल दे रहा है 63वां डिवीजन पे जाके मैच कर रहा है, तो इसको 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 63 इंटू 0.01 इज 0.63, ठीक है। तो मेन वाला और ये वाला जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा, ठीक। तो डायमीटर जो होगा वो 1 प्लस 0.63 मिलीमीटर, यानी 1.63 मिलीमीटर, ठीक है। आंसर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दे रहा है, मीटर का तो बात ही नहीं उठता है, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्या करना है इसको, 0.163 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए। Particle executing uniform circular motion with velocity v and acceleration a, which of the following is true? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट में मैंने नेक्स्ट स्लाइड नहीं लिया था, आप लोग स्लाइड वो पढ़ लेंगे, मेरे हाथ में भी क्वेश्चन है तो मैं वो क्वेश्चन यहां से देख रहा था और बना रहा था यहाँ, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन वीडियो पॉज करके, और फिर तब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन पे क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है इसकी चर्चा हो रही थी। सर्कुलर मोशन में चूंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होगा, तो ये वेरिएबल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बोल दे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। ये केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन और फोर्स पे, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों एक ही गीत गाते हैं, किसी एक का आप आंसर कर देंगे तो दोनों आ जाएगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इस पॉइंट पे देखिए तो ऐसा है, इस पॉइंट पे देखिए तो ऐसा है, ये दोनों वेक्टर अलग अलग है, दोनों वेक्टर चेंज हो गया, सेम नहीं रहा। सेम होने के लिए सेम डायरेक्शन होना जरूरी है, यहाँ तो चेंज हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन एंड फोर्स वेरिएबल है। अरे कुल मिला के ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक स्पीड ही है जो कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यस, एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट, हाँ ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दूसरा तो हो ही गया। लेकिन आगे पढ़ लीजिए, वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सही, ए इज कांस्टेंट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे दिया फिगर में, सब दिख रहा होगा आपको। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू मेक द ब्लॉक स्लाइड। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, तो आप इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा। जब भी इस तरह के सरफेसेस में आपको किसी तरह का थोड़ा भी दुविधा होता हो तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन लिख लेने का। नॉर्मल रिएक्शन जो है ये फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन को घटाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पहले mg होता, अब एफ mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक।
अब मूव करने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, तो एफ कॉस थीटा कह रहा है चलिए, और म्यू एन कह रहा है मत चलिए, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक ये वो कंडीशन आ जाएगा जिसपे चलने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो एफ कॉस थीटा बराबर म्यू और एन का वैल्यू डाल दीजिए, तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, वैल्यू सबका दे रहा है, डाल दीजिए, एफ का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दे रहा है जिसमें कांस्टेंट के साथ ये आई में जो है वो टी के प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, लेकिन वाई में जो है वो ज्यादा जा रहा है, पहले थोड़ा फिर ज्यादा ऐसे हो रहा है, मतलब ग्राफ पैराबोला मिलेगा, वाई की तरफ भागेगा। लिफ्ट है डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ इतना, यू दे दिया, एक्सेलरेशन दे रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट व्हेन इट हैज मूव्ड 6 मीटर डाउन, तो डिस्टेंस देके तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। यू स्क्वायर कुछ दे रहा है, देखिए 2 मीटर ना, हाँ ठीक, तो 4 हो गया, 2 एक्सेलरेशन भी 2 दे रहा है, डिस्टेंस 6 दे दिया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया 6 दूना 12 24 और 4 28। अब क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट, अब वो हाफ एम वी स्क्वायर कर लेना है, सब दिए हुआ है, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लेंगे, सम किलो जूल आ जाएगा। फिजिक्स वाला पार्ट मैंने बता दिया पिछले में, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कार जो है ये इस तरह के टर्निंग से जा रहा है, टर्निंग नहीं कहेंगे, इस तरह के स्लोप से जा रहा है कि यहाँ पे भी एक सर्कल का पार्ट बन रहा है और यहाँ पे भी एक सर्कल का पार्ट बन रहा है, देखिए। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ और यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन बस पूछ रहा है दोनों जगह पे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये घटा देगा तो माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ले लेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एम मास है, इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है, इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, और जिससे कोलाइड किया है 2m का वो रेस्ट में था। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉल बिफोर द कॉलिजन इज 100 जूल, देन आफ्टर द कॉलिजन इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, केवल पहले वाला का पूछ रहा है, तो आप m को 2m से टक्कर मारिए, ये रेस्ट में है और ये भाग रहा है कितना से देख लीजिए, वेलोसिटी ना देके इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, ठीक, तो यहां से इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 100 जूल, ठीक, यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे, और टक्कर के बाद फाइनल वेलोसिटी v1 का आप जानते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2 तो 0 है तो ये पूरा खत्म, ठीक है। तो v1 जो होगा वो u1 से कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो ये m1 है m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 3m u1, कुछ माइनस में होने जा रहा है, देखिए m से m काट दीजिए, 1 माइनस 2 1 माइनस 1, तो माइनस 1 बाई 3, पहले वाले स्पीड के 1/3 हो रहा है। हाँ, तो जो एनर्जी होता है वो इस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है सीधा, ठीक। तो पहले 100 जूल था, वेलोसिटी 1/3 हो गया, तो स्क्वायर कर देंगे तो 100/9 हो जाएगा, स्क्वायर से वेरी करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज ही बताए हैं कि जो फोर्स है वो माइनस डी यू
बाई डी आर लेंगे आप लोग, जो भी पोजीशन वेक्टर है, और जब फोर्स आप निकालेंगे इससे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन में टी का वैल्यू दे रहा है 1 सेकेंड, वो डाल के फाइनल बताएंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, इसमें आई और जे दोनों में एक्सेलरेशन निकालेंगे आप, दोनों में एक्सेलरेशन निकालेंगे, ए आई और ए जे दोनों में निकालेंगे, और ये नेट एक्सेलरेशन सीधे पूछ रहा है, तो नेट इनका यहां पे हो जाएगा एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ए आई का स्क्वायर प्लस ए जे का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई लिखिए, चाहे आई जे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। एक ड्रोन है, टेक्स ऑफ विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ पे ड्रोन चला है और ये 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे दिया। द विंड इज ब्लोइंग एट 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो विंड है वो ब्लो कर रहा है, हवा बह रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। कितना से? तो वो भी दे रहा है 40 से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे पूछ रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन 2 आवर्स। तो रिजल्टेंट पहले वेलोसिटी आप निकाल लेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? तो ये 40 है और ये भी 40 है, तो ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो कुछ नहीं, 40 इधर, 40 इधर, ये 120, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे आप, रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी 40 ही आएगा। फेमस रिजल्ट है, 120 पे 2 सिमिलर वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर ही आता है, तो ये 40 ही आ जाएगा रिजल्टेंट। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 2 घंटे में, तो 80 किलोमीटर चलेगा। बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फेंका गया ऊपर, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। वंस प्रोजेक्टेड द बॉल एक्सपीरियंस ओनली अ सिंगल फोर्स डाउनवर्ड्स। जाहिर सी बात है, ग्रेविटी की बात कर रहा है। ड्यू टू अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 न्यूटन पर केजी, कुछ नहीं, वो 10 मीटर पर सेकंड है। हियर आर 3 स्टेटमेंट अबाउट द बॉल। चलिए पढ़ा जाए। व्हेन द बॉल इज मूविंग अपवर्ड्स इट्स लूजेस काइनेटिक एनर्जी। सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक घटेगा, घटेगा। और गेन्स पोटेंशियल एनर्जी भी लिख रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉल्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एज इट फॉल्स। ना, बॉल का एक्सेलरेशन जो है वो पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगा, जाते समय भी, आते समय भी, और जिस मोमेंट पे वो टॉप पे है उस मोमेंट पे भी, जिस समय जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पे 0 है, तब भी उस समय भी जी लग रहा है, जी हमेशा लगेगा। ला, ये वही कह रहा है कि टॉप पॉइंट पे नहीं लगेगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला वाला सही है। रेशियो ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी बराबर tan थीटा। ना ना, ऐसे कैसे ले लेंगे आप? ये ए बी साइन थीटा जो है वो उसका, ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बस ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। और डॉट प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा है, तो आप ऐसे ना कहेंगे कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा ए बी काट दो। ना ना, ये तो उनका मैग्नीट्यूड का रेशियो है, और मैग्नीट्यूड के रेशियो को आप tan थीटा कैसे लिख देंगे? नहीं लिख सकते। और यही बात आगे फरिया रहा है कि दोनों का वो मैग्नीट्यूड का मामला है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये देखिए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है।
इसमें जो है 3 है और इसमें 4 है, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आया वो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1072, ठीक है। तो यानी कि 1.072, उसमें से सबको जोड़ दीजिए, 005 2.100 जोड़ दीजिए, 7 7 1 3 3.177। अब ये 4 डिजिट, चारों सिग्निफिकेंट हो गया, इसमें चारों सिग्निफिकेंट हुआ। थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर का रिकॉल करें आप, तो ये चारों सिग्निफिकेंट, एक बार दशमलव के बाद कुछ भी आ रहा है वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। हाँ, जीरो आएगा लास्ट में वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन जीरो बीच में आए और पहले आ जाए तो सिग्निफिकेंट होगा। एनीवेज, जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है 3 पे लाइए, मतलब लास्ट वाला को गायब कीजिए, और लास्ट वाला कितना है तो 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको गायब करेंगे तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये 3.18 हो जाएगा। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डालना है तो उतना लंबा नहीं छोटा लिखना है, तो इतना छोटा करना होगा तो इसको 8 करना पड़ेगा। आगे में क्रिकेट बॉल is thrown at a speed of 30 मीटर पर सेकंड in a direction that time taken by the ball to return to the same level will be। बच्चों का खेल है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, वैल्यू डालिए, टाइम आ जाएगा। ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, आज ही चर्चा हो रही थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज विथ हाइट अबव द अर्थ सरफेस, करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है जी। एक घड़ी है, रनिंग एनालॉग क्लॉक, द रेशियो ऑफ द एनालॉग क्लॉक किसको कहते हैं, जिसमें घड़ी, जिस घड़ी में सुई होता है उसको एनालॉग क्लॉक कहते हैं, और जिसमें डिजिट्स उगता है वो डिजिटल घड़ी होता है। तो ये बात कर रहा है एनालॉग घड़ी का, जिसमें घड़ी की सुई है। कह रहा है रेशियो बताइए, अनुपात बताइए, नंबर ऑफ रोटेशन, कितना चक्कर लगाया एक दिन में, घंटा वाला सुई और सेकंड वाला सुई कितना चक्कर लगाया, उसका रेशियो बताइए। तो जो घंटा वाला सुई है वो एक चक्कर लगाता है तो 12 घंटा बीत जाता है, मतलब एक दिन में 2 चक्कर लगाएगा। तो आवर वाला हैंड एक दिन में 2 चक्कर लगाया। उसके बाद जिससे रेशियो पूछ रहा है वो कह रहा है सेकंड वाला सुई, तो सेकंड वाला सुई एक चक्कर कितना में लगाता है, 60 सेकंड में लगाता है, 60 सेकंड में लगाता है। क्या उसको हम 1 मिनट कह दे, बिल्कुल, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, तो बस आपको बताना है कि दिन भर में कितना मिनट होता है, तो 24 घंटा, और हर घंटा में 60 मिनट हो गया, इतना चक्कर लगाता है। देख लीजिए, ऊपर में 2 और नीचे में 1440, ये बात मशहूर है, एक दिन में 1440 मिनट होता है जी, ठीक। तो 1 2 से काट दीजिए ऊपर नीचे, 1/720, 1/720। अगले क्वेश्चन में, हाँ, and the angular momentum of a rotating sphere of mass m radius r is computed from the expression। एरर का पूछ रहा है, ठीक है, और सब में बारी बारी से दे रहा है, एम आर और ओमेगा सभी में दे रहा है। देखिएगा, सबसे पहले ये जो एंगुलर मोमेंटम है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो इसमें एरर एनालिसिस से जब आप परसेंटेज एरर देखिएगा, और वो एरर जो छोटा एरर है, छोटा एरर 2 3 4 तक ले लेते हैं, परसेंट तक छोटा एरर, तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से निकालते हैं डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये इसका एरर हुआ, इज इक्वल टू, ये एम पे पावर 1 है तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, आर पे पावर 2 है तो पहले तो यहाँ प्लस आएगा, और वो अगला जो आर है उसका परसेंटेज एरर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 होगा, और उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये उसके डबल पावर पर डिपेंड कर रहा है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, और ओमेगा पे पावर 1 ही है,
इसलिए डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इंटू 100। देख लीजिए इसका परसेंटेज एरर पूछ रहा है और इधर बारी बारी से देख लीजिए क्या दे रहा है। द मास इज नोन टू विद इन 0.5%, यहां पे दे दिया 0.5, रेडियस 0.5 दे रहा है तो 2 गुना 0.5 1 हो जाएगा, और ओमेगा 1% दे रहा है तो वो 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 2.5% आंसर। अगले ग्राफ पे फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रहा है। तो देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिखे ना तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि पहले आप ग्राफ ही देख लीजिए ना किसके किसके बीच है, क्योंकि कई बार इसके देखते ही आपको ध्यान में आ जाता है ये पूछ क्या रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए ना फोर्स और टाइम का पूछ रहा है तो ये बात मशहूर है कि फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इम्पल्स कहते हैं, और इम्पल्स कुछ नहीं होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। बात खत्म। जरा देखा जाए क्या पूछ रहा है ये। द ब्लॉक इज द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, आ गया ना, मोमेंटम पूछ रहा है, शुरू से शुरू कर रहा है रेस्ट से और 2 सेकंड में पूछ रहा है, मतलब पूरा आ गया। तो F इंटू टी है और ग्राफ F और T का दिया रहा है, और कोई भी चीज जो F इंटू टी पे डिपेंड कर रहा है मतलब ये क्या है, एरिया अंडर ग्राफ है। ये जो एरिया है वही दे देगा चेंज इन मोमेंटम। अब एरिया निकाल लीजिए कितना हो गया, काम खत्म। एरिया निकालने के लिए एक ट्रायंगल बांध दिए 2 1, तो वो 2 हो गया ये वाला एरिया, 2 इंटू 1 ये वाली एरिया उसका आधा बराबर 3 यूनिट्स आंसर। 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, निकाल लेंगे आप। और ये बात मशहूर है जो थर्ड ऑप्शन है कि आर और एफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क निकलता है। तो सवाल ये उठता है कि फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके वर्क डन होता है, ये बात भी तो मशहूर है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। 34 में a ball is thrown vertically upward with an initial speed of 20, u दे दिया 20, हाइट दे दिया आफ्टर, अच्छा ये नहीं दिया है कि वो 15 मीटर तक जाकर रुक रहा है, ये कुछ नहीं दिया है, इतने हाइट पे कब पहुंचेगा। तो 15 पे कब पहुंचेगा, ठीक। तो आप कहेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ जी AT स्क्वायर, यहाँ पे निगेटिव कर देंगे, सबका डाल दीजिए, मतलब h का मतलब 15 यहाँ है, u दिया हुआ है 20t, और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, अब जी लगाएंगे, माइनस हो जाएगा, और जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है क्या, हाँ बोल रहा है, तो 10/2 5t स्क्वायर, इधर लाइए 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, वैल्यू निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। और 2 वैल्यू आएगा दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ कभी कभी दोनों वैल्यू जो हो वो वैलिड हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम में 2 वैल्यू और जो आएगा दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसलिए निकाल ही लेंगे, क्योंकि कहीं उसमें से एक नेगेटिव आ जाए तो जो पॉजिटिव वाला होगा केवल वही आंसर होगा। एनीवेज वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है तो वापस वहां तो आएगा ही, इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि 2 वैल्यू होगा। फोर्स काम कर रहा है और सबसे पहले तो अच्छा फिर एनर्जी दे रहा है,
तो एनर्जी दे रहा है तो वेलोसिटी निकाल ले लीजिएगा। हाफ mv² बराबर 1800 दे रहा है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, मास 1 kg है, 1 दे दिए, 2 दे दिए, वहां ले जाइए, तो v बराबर √3600, ठीक है, तो 60 आ गया। जैसे ही आ गया, हम फोर्स पूछ रहा है तो हम अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे पहले। तो एक्सेलरेशन जो होगा 60 और इनिशियल रेस्ट में था, तो 60/5 सेकेंड है, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही वो आ गया तो मास के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स निकल गया, मास 1 kg इसलिए 12 न्यूटन ही हो जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड इन एन इनर्शियल फ्रेम ओनली। यस, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगी, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया का लॉ है, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। थर्ड लॉ जो है ना, उसका रिश्ता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी फ्रेम में हो, किसी भी लेवल पे फिजिक्स हो, चाहे एक पार्टिकल छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो, वो तो हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड लॉ हर जगह वैलिड होगा, फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो केवल इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज वैलिड इन ऑल फ्रेम्स। यस, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फॉर ऑल, वो हमेशा वैलिड होगा थर्ड लॉ, क्योंकि वो मोमेंटम की बात करता है, ठीक। एक और बात बताते चले कि जो क्रिएटर है इस संसार का, वो हर चीज को जोड़े में पैदा किया है, जोड़े में पैदा किया है। तो इसका उससे भी रिश्ता है कि अगर कहीं पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जनरेट हुआ है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जनरेट होना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक। तो ये फोर्स भी जोड़े में पैदा होता है, फील्ड भी जोड़े में पैदा होता है, पार्टिकल भी जोड़े में पैदा होता है। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल नाम देते हैं हम लोग। v² और s का रिलेशन दे रहा है। सबसे पहले अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर एक बार ग्राफ पे हम लोगों ने देख लिया। तो v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो v² और s में जो ग्राफ आएगा, आप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये y बराबर mx प्लस c टाइप का ग्राफ है, ये c है और ये इधर mx है, ठीक। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्लोप हो गया m, स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और निगेटिव है तो नीचे। स्लोप क्या दिखा रहा है, तो स्लोप 2a दिखा रहा है। 1 और 2 देके पूछ रहा है आपसे, पहला जो है एक्सेलरेटेड मोशन है 1 नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सॉरी एक बार फिर से मैंने फिगर अभी लिया नहीं है। तो ये देखिए v² और s का रिलेशन, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस c टाइप ग्राफ है, और स्लोप y बराबर mx प्लस c। mx इधर इसको क्यों लिए, क्योंकि वेरिएबल्स पकड़ना है ना आपको, तो यहाँ वेरिएबल ये दोनों है, वेरिएबल ये दोनों। तो स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा होगा, एक्सेलरेशन का डबल दे रहा होगा। स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटेड होगा, और नेगेटिव है तो डिसेलरेटेड होगा। तो पहला ही करेक्ट हो गया, आगे तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बातें आज हुई हैं, इस तरह का जब दिया रहे तो आप निकालेंगे, लेकिन इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, एक और ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि जब फोर्स आप निकालेंगे तो उसमें भी अभी x और y बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर है कुछ स्क्वायर। तो इसलिए जब फोर्स निकालेंगे तो माइनस dv/dx करेंगे और उधर dy करेंगे, तो fx भी निकालेंगे, fy भी निकालेंगे आप। तो देखिए ये -2x रह गया, ये -8y रह गया, x और y रह गया, अभी भी रह गया, मतलब ये फोर्स भी डिस्टेंस के अभी प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ अलग मोशन शो कर रहा होगा, ये कंजर्वेटिव फील्ड वाला मामला नहीं हुआ। तो जरा देखिए कौन वाला मामला है
तो याद कीजिए F बराबर माइनस के एक्स, क्या SHM का इक्वेशन है? हाँ, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। ये पार्टिकल SHM कर रहा है, ये पार्टिकल SHM कर रहा है, SHM कर रहा है। तो अब देख लीजिए कहां से पॉइंट को रिलीज कर रहा है, तो x3 से रिलीज कर रहा है, 3 से रिलीज कर रहा है। तो सबसे पहले तो इतना बराबर माइनस के एक्स लिख देंगे, तो x वाला के 2 आ रहा है, तो y वाला के 8 आ रहा है। एनीवेज, जब एक्सट्रीम पॉइंट जहां से रिलीज किया गया है वहां से ओरिजिन पे पहुंचेगा, एक बार जरा तस्वीर ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का फिगर बन रहा होगा, इसका कुछ इस तरह का फिगर बन रहा होगा। x3 है तो y2 है, तो जब x पीछे की तरफ बढ़ रहा है तो y भी पीछे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ये रहा SHM। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है जो कंबाइन करके आपको स्ट्रेट लाइन दे रहा है x और y प्लेन में, और ये SHM हो रहा है। तो एनीवेज, दोनों की वजह से एनर्जी निकाल लीजिए। तो एनर्जी होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम होता है उस समय कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, तो हाफ के वहां का 2 एम्पलीट्यूड 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, इसको देखिए जरा, इसके वजह से अगर आया तो हाफ के और 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब 16, तो 9 जूल और 16 जूल 25 जूल हुआ, और स्पीड सेंटर पे आके पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो वहां का होगा, जो कि मैक्सिमम स्पीड होगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, इतने एनर्जी के, यानी 25 जूल के। एम कुछ दे रहा होगा, हाँ 2 kg दे रहा है, तो 2 से 2 कट ही गया, स्पीड बराबर √25 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ये ब्रेक लगाएगा तो ये आके इसको चाप देगा, तो चाप देगा तो जो स्यूडो फोर्स है MA वो बराबर KX को बैलेंस कर देगा, ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो X बराबर MA बाई K, A का वैल्यू G/2 दे रहा है, तो mg/2k। ये देखिए पावर ट्रांसफर्ड बोल रहा है, मतलब पहले तो एक ही धागा है तो एक ही टेंशन होगा, सब जगह एक ही टेंशन होगा। ठीक है, ये यही टेंशन यहां पे इस वाले पुली को ऊपर खींचेगा दोनों साइड से, तो इसलिए यहां पे 2T टेंशन होगा। वो सब कुछ पूछा नहीं आपसे, आपसे बस पूछ रहा है कि कितना पावर डिलीवर्ड होगा। तो पावर में वर्क डन चाहिए, और वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ टेंशन है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम देखना चाहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है। जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा वही पावर का रेशियो आएगा, और देखने से तो वो लग रहा है 2:1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसके लिए T बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं पता है हमको तो A1, उसके लिए T बराबर उसका मास 2m इंटू एक्सेलरेशन A2, डिवाइड कर दीजिए, m से m काट दीजिए, T से T काट दीजिए, A1 बाई A2 बराबर 2/1, सीधा ही रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका एक्सेलरेशन A होगा, एक मिनट, इसका एक्सेलरेशन अगर A होगा भारी वाले का, तो हल्का वाले का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। मतलब ये x घसकेगा तो ये 2x घसकेगा। ठीक है, कौन घसका रहा है,
ये बड़ा वाला मास घसका रहा है, मतलब वही काम कर रहा है दोनों पे, मतलब वही पावर डिलीवर कर रहा है दोनों पे, ठीक। तो इधर डिस्प्लेसमेंट दो गुना हो रहा है उधर के, मतलब इधर वर्क डन दो गुना हो रहा है उधर के वर्क डन दो गुना, तो पावर डिलीवर्ड भी दो गुना, इसलिए इसके लिए दो गुना, उसके लिए एक गुना। एक ऐसा फोर्स जो केवल एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और पार्टिकल जाके फिर वापस लौट आया, वर्क डन पूरे रास्ते का पूछ रहा है, तो याद रखिए फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही वर्क डन होगा, क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स के डायरेक्शन में आप एस का कंपोनेंट लेंगे, तो फोर्स केवल इस पे है तो उसका कंपोनेंट लेंगे, तो यही आएगा, कितना, दो आएगा, दो आएगा जाने का, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा जाने का, ये वाला का जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर लौटा तो फोर्स लग रहा है राइट को और लौट रहा है इधर, तो -2 वर्क डन हो जाएगा सम यूनिट्स, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक। प्रोसेस कहने से थोड़ा परहेज करेंगे क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में वहां पे भी वर्क डन हो जाएगा अगर वो पीवी ग्राफ है तो। एनीवेज यहाँ पे तो एफ एस कॉस थीटा का मामला था और जहां था वहीं पहुंच गया, तो जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा उतना ही निगेटिव हो जाएगा और नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगला जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें देख लीजिए, ये फिगर है और इसको रेस्ट में रखा गया है एक फोर्स लगा के, ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, 45 डिग्री दे रखा है, देखा जाए। ग्रीन लेते हैं इस बार, ठीक है, चलिए। रेस्ट में रखा गया है, देखिए यहां पे टेंशन टी होगा, ये 45 तो ये भी 45, सब के सब 45 ही होगा, तो इधर अगर टी कॉस 45 लिख दे, हालांकि कॉस साइन दोनों वहां पे बराबर होता है 45 में, तो इधर टाइम्स टी साइन 45 लिख देते हैं, ठीक, और नीचे में mg, mg हो गया ना बैलेंस, टी को ब्रेक कर दिए हमने उसके कंपोनेंट में, तो टी गैप, अब ये y को बैलेंस कीजिए, x को बैलेंस कीजिए, खेल खत्म। अब इसमें क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईज, कुछ छूटा हुआ है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है, कैपिटल एफ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो जल्दी से लिखिए टी कॉस 45 बराबर mg, टी साइन 45 बराबर f डिवाइड कर दीजिए। देखो साइन और 45 में दोनों बराबर होता है, काट दिए, टी तो टी ही है, काट दिए, इसलिए f बराबर mg ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का आंसर mg हो जाएगा, m 2 kg है, ठीक है, g का वैल्यू 10 है, तो इसलिए 2 × 10 बराबर 20 न्यूटन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अब इस बार टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब ये भी इक्वेशन लिखे थे पिछले वाले में ही, देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू पूछ रहा है, एम जे का वैल्यू मालूम है, कॉस 45 का वैल्यू मालूम है, टी का पता चल जाएगा, उधर डिवाइडेड बाई कॉस 45 कर दीजिए, एम जी बाई कॉस 45 निकाल लेंगे आप लोग तुरंत। टेंशन इन द स्ट्रिंग था, हाँ ठीक है। अब पूछ रहा है स्ट्रिंग इज सडनली कट, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब विल बी, जैसे कट कर देंगे तो इधर F और इधर mg, दो फोर्स उस पर अभी भी काम कर रहा होगा, टेंशन गायब हो गया, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे। F का वैल्यू कुछ आया है, अभी थोड़ी देर पहले F का वैल्यू आया है, और एज आई रिमेंबर ये 20 न्यूटन आया है, हाँ, तो ये 20 हो गया है, और ये भी 20 है, m 2 kg 10, तो 20 है, और 90 डिग्री पे दोनों को जोड़ दीजिए तो रिजल्टेंट 20√2 हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा। ये फोर्स और एक्सेलरेशन बराबर F बाई m, तो 20√2/2 बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर।
अच्छा, अब एक को कह रहा है कि नहीं, जो एफ हम लगा रहे थे उसी को गायब कर दे, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब विल बी, अब उसको गायब कर दीजिए, तो जो बचा हुआ है उसको कीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे उसको गायब कर दिए तो mg नीचे है और t यहां पे है। ये टेंशन पहले वाला टेंशन के बराबर नहीं हुआ, ध्यान रखिए, क्योंकि f का की वजह से टेंशन बढ़ा हुआ था, f गायब हो गया तो टेंशन अब कम हो जाएगा। एनीवेज इनका एक्सेलरेशन बताइए, ठीक। तो mg का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर mg कॉस थीटा होगा, तो इधर mg साइन थीटा होगा। mg कॉस थीटा टेंशन को बैलेंस करेगा अब, ठीक, और mg कॉस थीटा कहेगा चलिए चलिए। तो अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो अब ये फोर्स हो गया, तो अब एक्सेलरेशन बराबर F बाई एम, mg साइन 45 डिवाइडेड बाई एम से काट दीजिए, g साइन 45 मतलब 10 बाई रूट टू, 10 बाई रूट टू की जगह कई बार रूट टू को ऊपर जो लाने का रिवाज है वो कर दीजिए, रूट टू 5 रूट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि F कम से कम कितना हो कि कोई भी ब्लॉक उठे पहले, अरे कोई भी कौन, तो 2 ही केजी ने पहले उठेगा, तो ठीक ये 2 केजी जब उठ रहा होगा, जब उठने का टेंडेंसी होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इसके mg को बैलेंस कर देगा, बात खत्म। और ये टेंशन पूरे धागे में आ जाएगा, ये टेंशन पूरे धागे में आ जाएगा। तो यही टेंशन इसको ऊपर तो पुली को नीचे, ये वाले मास को भी ऊपर तो पुली को नीचे, तो पुली को नीचे 2t खींच रहा है, ऊपर F खींच रहा है, तो F बराबर 2t हो जाएगा। और t का वैल्यू कितना है, इसका वाला mg जो कि 2g है, मतलब 2 इंटू 20 इज 40 न्यूटन। Kinetic energy of a projectile is plotted as a function of the horizontal displacement. The graph will be, अच्छा देखिए, काइनेटिक एनर्जी में शुरू में वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट होगा, लेकिन जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाएगा, मतलब ये वाला गायब हो गया। मतलब शुरू में काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी ले तो शुरू में ज्यादा था, बाद में घटते घटते कुछ कम हुआ, लेकिन जब फिर वापस नीचे आने लगा तो वही वेलोसिटी फिर आ जाएगा जो शुरू में था, ठीक। मतलब वही काइनेटिक एनर्जी फिर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगा। तो ये देखिए पैराबोला मिल रहा है, लेकिन ऊपर से कॉनकेव है, ये ध्यान रखिए। काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ पैराबोला मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप। If the particle is set free at the locations corresponding to some of the points, it will remain in stable equilibrium कहे जाने के लिए क्या शर्त है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है जो कि कहीं दे भी रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम वहां पर होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे है? ए पे और फिर सी पे बढ़ रहा है, तो उन दोनों जगह पे स्टेबिलिटी बेटर होगा, वो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ होगा। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अगले में म्यू का वैल्यू दे रहा है हाफ। द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बिफोर द ब्लॉक मूव्स इज, देखिए ठीक ब्लॉक को मूव करने के लिए कम से कम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो देना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा? तो हाफ म्यू है, एम का वैल्यू दे रहा है, एम ही दे रहा है तो रहने दीजिए,
और जी को भी कह रहा है रहने दीजिए, ठीक है रहने दिया, मतलब mg/2, mg/2। ठीक, इतना चाहिए। अब जरा देखिए, इतना चाहिए मतलब ये म्यू mg यानी mg/2 आया, जो ये कह रहा हुआ कि नहीं जाने देंगे, तो इतना आप दे देंगे तो चलने लगेगा। तो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगा, ठीक है, वो कहेगा कि चलिए, और स्प्रिंग का कोई अपना मास दिया है क्या? नहीं, तो स्प्रिंग के अंदर वो टेंशन आएगा जो वही जो एफ होगा, वो एफ होगा। ठीक, तो इतना कम से कम चाहिए चलने के लिए, ठीक, ये हुआ फोर्स। इतना फोर्स कम से कम देना होगा, मतलब स्प्रिंग को इतना फोर्स देना होगा। तो स्प्रिंग के लिए एफ बराबर आप लिख देंगे के एक्स, में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, माइनस के एक्स डायरेक्शन वगैरह की बात आप समझते हैं कि स्प्रिंग को अगर एलोंगेट करेंगे तो वो वापस खींचेगा, कंप्रेस करेंगे तो धकेलेगा, उसके लिए माइनस साइन है। अब देखते हैं यहाँ पे, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो देख लीजिए क्या करना है। पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब एक्स पूछ रहा है, तो एफ बाई के, एफ कितना चाहिए कम से कम, तो mg/2, और नीचे में के भी कर दीजिए, मतलब mg/2 के आंसर। लास्ट क्वेश्चन में टू बोट्स, अच्छा क्वेश्चन ले लीजिए पहले सामने। दो बोट है ए बी, रोड परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ आइडेंटिकल स्पीड्स ऑफ 8, दोनों का अपना स्पीड सेम है। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो जिसका बोले आप उसका लिखेंगे पहले, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो उसको माइनस कर देंगे, जिसके विधि बोलेगा मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए माइनस किसको करना है, ये वाले को, तो ये इधर था, अब इसको माइनस कर दीजिए, किसको, बी को। तो अब एंगल निकालिए, ये 30 था, ठीक है, तो इधर और इधर बढ़ा दिए तो ये भी 30 हो गया, ये 60 है, ये 60 है। तो वी ए माइनस वी बी जो आया वो ओरिजिनल फ्लो से कितना एंगल बना रहा होगा, तो ओरिजिनल फ्लो से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। कब? जब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब, लेकिन ये दे रहा है जो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर दोनों का है, और वो वाटर के रिस्पेक्ट में दे रहा है, तो उसके वजह से ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये 6 का असर दोनों पे जो पड़ेगा उससे ये कम हो जाएगा, और 30 से कम आएगा, 30 से ये कम आएगा, और 30 से कम में एक ही ऑप्शन दे रहा है, हालांकि वो आप कैलकुलेट भी कर लेंगे ध्यान रखते हुए विथ रिस्पेक्ट टू क्या दे रहा है वो, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि पानी के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिए, पानी चल रहा है कि रेस्ट में है, ये ध्यान रखिए। रिलेटिव वेलोसिटी पे एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, दिक्कत अगर आएगा तो क्या कीजिएगा कि पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दे रहा है तो सबका अपना अपना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लीजिएगा। ठीक, कैसे निकाल लीजिएगा, तो ये जा रहा है 60 पे और पानी जा रहा है इधर, ये जा रहा है 8 से और पानी जा रहा है 6 से, और ये 60 डिग्री है, तो पहले इनका जो 8 का 2 कंपोनेंट लीजिएगा, एक ऊपर
और एक इधर, और इस कंपोनेंट में ये 6 जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 60 है, ये 6 जुड़ जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ठीक, और ये वाले कंपोनेंट पे कोई असर नहीं करेगा। इसी तरह से दूसरे वाले का भी कीजिएगा, इसका 2 कंपोनेंट लीजिएगा ऊपर और इधर, तो ऊपर वाले को फिर ये कुछ नहीं करेगा, कौन, पानी का वेलोसिटी जो 6 से चल रहा है, लेकिन इसको घटा देगा, इसको कहेगा चलो उधर, ठीक, इसको कम कर देगा। तो पहले दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले लीजिएगा और तब VA माइनस VB निकाल लीजिएगा और तब देखिएगा कि वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक। 15 डिग्री जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि 30 डिग्री से कम एक ही ऑप्शन है। निकाल लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए। तो काफी हम लोगों ने मेहनत किया बेसिक पे और कई चीजें सीखी डिस्कशन के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको काफी फायदा होगा और जल्द ही अगले डिस्कशन में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।